हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के प्रथम पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों का पेपर का नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांत, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं जो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर आप इसे एक दो बार सुन भी लेंगे तो आप परीक्षा में लिखने योग्य हो जाएंगे, और जिसकी अच्छी खासी तैयारी है उसकी तैयारी को और धार मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ही रहेगी। हमने कुल मिलाकर लगभग 13 प्रश्नों की चर्चा हमने किया है। ठीक है, 13 प्रश्नों में सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है कि तीन स्तरीय नियम क्या है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है। त्रिस्तरीय नियम क्या है, तीन स्तरीय नियम क्या है, प्रत्यक्षवाद का क्या अभिप्राय है, आगस्ट काम्ट के प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सभी प्रश्न जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लगभग एक में 3 प्रश्न हमने बनाए हैं। ऐसे ही कभी कभी 5 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 15 या 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, और ये इन सभी का आगस्ट काम्ट महोदय ने ही चर्चा किया है, ये सभी प्रश्नों का। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय नियम हम जान लेते हैं। तीन स्तरीय नियम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव का बौद्धिक विकास अर्थात मानव प्रगति जो ज्ञान के विकास पर आधारित है, जिसे प्रगति का नियम लॉ ऑफ प्रोसेस भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि हमारे प्रत्येक अग्रणी विचार, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारा समस्त मानवीय बौद्धिक विकास तीन विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों के क्रमिक रूप से गुजरता है। प्रत्येक स्तर के साथ एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। ये तीन स्तर निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, मतलब ये तीन स्तर अगस्ट काम्ट महोदय कहते हैं कि ये तीनों स्तर व्यक्ति के मन में भी हो सकता है, एक व्यक्ति के साथ साथ एक पूरे समाज पर भी लागू हो सकता है, और यह एक प्रक्रिया भी हो सकता है। तो इन तीनों को हम लोग देखते हैं। यह तीनों में सबसे पहला यह बताते हैं धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर मतलब थियोलॉजिकल स्टेज। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या उस स्तर या उस समाज में अधिकतर लोग अधिक से अधिक धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब हर प्रकार के जितने कार्य होते हैं, चाहे अच्छे कार्य हो तब भी धर्म को ही श्रेय जाएगा, कोई बुरा काम हो तो उसका दोषारोपण भी धर्म को ही जाएगा। लोग धर्म के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं। दूसरा स्तर है तात्विक स्तर। तात्विक स्तर में थोड़ा धर्म का वर्चस्व कम होता है, कुछ लोगों का शक्तियाँ बढ़ती हैं, धनिक तंत्र भी इसमें बोलते हैं लोग। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है प्रत्यक्षवादी स्तर, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जिसे वैज्ञानिक स्तर भी कहा जाता है। इसमें किसी भी घटना को वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन या परीक्षण या मूल्यांकन या वर्गीकरण से देखा जाने लगा, कार्य का संबंध खोजा जाने लगा। जैसे कोई भी कार्य था, पहले पहले जैसे धार्मिक स्तर में लोग हर चीज का श्रेय भगवान को देते थे, तो यहाँ पर प्रत्यक्षवादी स्तर में हर चीज का श्रेय कहीं ना कहीं विज्ञान को दिया जाने लगा। हर चीज के प्रति कार्य कारण संबंध की, कोई कार्य हुआ है तो उसका क्या कारण हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में खोज की जाने लगी। तो इस तरीके से हमारा जो है यह पहला प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष से आप क्या समझते हैं, क्लास स्ट्रगल। यह कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए क्योंकि कभी कभी यह 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी बड़े में भी पूछता है। तो वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स महोदय ने बताया है, और इसके बारे में अच्छे से चर्चा की है, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि वर्ग संघर्ष से कार्ल मार्क्स का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस भी वर्ग में रहता है उस वर्ग के बारे में सोचता है। ठीक, मतलब आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस वर्ग में हैं, जिस समाज में हैं, उस वर्ग के बारे में थोड़ा सोचते हैं। उसी को वर्ग चेतना भी कहते हैं। ठीक, समाज में हमेशा 2 वर्ग होते हैं, ऐसा जानते हैं, कार्ल मार्क्स का मानना है। कार्ल मार्क्स हर युग में, हर समय में, हर जगह पे, हर
समय में वह मानते हैं कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, ठीक है? एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग होता है, मतलब एक मालिक वर्ग, एक मजदूर वर्ग। इस तरीके से उन्होंने चर्चा की, पूरा उनका थ्योरी ही इसी पर आधारित है, 2 वर्गों पे ही। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हर वर्ग अपने हित के बारे में सोचते हैं और इस कारण वे वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष और द्वंद्व चलता रहता है। ठीक उदाहरण के लिए हम मालिक और मजदूर की चर्चा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति जिस वर्ग में रहता है उस वर्ग के बारे में ही सोचता है और उसके हित और अहित के बारे में भी जानता समझता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मालिक है तो वह कहीं न कहीं यह सोचेगा कि हम अपने मजदूर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लें और कम पैसा देना हो। और यही अगर वह व्यक्ति मजदूर वर्ग में रहता है तो मजदूर वर्ग यह सोचता है कि हम कम से कम काम करें और मालिक से ज़्यादा पैसा ले लें। तो कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति अपने वर्ग के बारे में सोचता है और उसके प्रति समर्पित रहता है। और उसी तरीके से जब दोनों के विपरीत, चूंकि दोनों का स्वार्थ विपरीत है, एक बचाना चाहता है और एक खर्च करना चाहता है, मतलब वह व्यक्ति मालिक अपना बचाना चाहता है और मजदूर अपना बचाना चाहता है। तो इस तरीके से संघर्ष चलता रहता है। इस तरीके से हमारा यह दूसरा प्रश्न चल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। चूंकि देखिए यहाँ पर हमने शार्ट में ही नोट बनाया है, चूंकि एक एक क्वेश्चन जो है यह बहुत बड़े बड़े 3-3 4-4 8-8 10-10 एक एक क्वेश्चन पे एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर हो सकते हैं और होते भी हैं। आप जैसा कि अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं आप, तो आप देखते होंगे एक टॉपिक पे कम से कम 1 घंटे की क्लास चलती है। यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि 1 घंटे में पूरा क्लास खत्म हो जाए, पूरे 12-13 प्रश्न या पूरा सिलेबस के क्वेश्चन को कवर करना है। तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे शार्ट नोट बनाए हैं ताकि बस आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं, समझ जाएं, आप छोटे स्तर में भी चीज़ें समझ जाएं और आप लिख सकें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है फ्रांस की क्रांति क्या है। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति क्या है ऐसे ही पूछता है, या बड़े में पूछता है तो समाजशास्त्र के विकास में फ्रांस की क्रांति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न पूछता है ये। अब चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक, ये फ्रांस में ही हुई थी। यह मुख्य रूप से इसका इसलिए इतना नाम होता है क्योंकि यह कहीं न कहीं लोगों को स्वतंत्रता और समानता के लिए बहुत ही प्रयास किया। चूँकि उस समय की ऐसी व्यवस्थाएँ बिल्कुल नहीं थी कि लोग स्वतंत्र रहें। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पूरे दुनिया के देशों में राजशाही सिस्टम, राजतंत्र हुआ करता था। इसलिए सारे लोग कहीं न कहीं स्वतंत्र नहीं थे, समान नहीं थे, वर्गों में बँटे हुए थे। तो इस तरीके से है इस क्रांति ने सामंतवादी युग को समाप्त करने में नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। मतलब जो सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी, उसको कहीं न कहीं समाप्त करके एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस क्रांति ने अपने विचारों को पूरी दुनिया को प्रभावित किया और इसी के कारण जैसे हमारे भारत देश में जो संविधान हमारे भारत में बना है, उसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, कहीं न कहीं यह फ्रांस की जो क्रांति हुई उसी की देन बताई जाती है, कही जाती है, क्योंकि सबसे शुरुआत वहीं से हुई कि लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, लोगों को समानता चाहिए, लोगों को भ्रातृत्व की भावना चाहिए। यह कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति से ही उपजा हुआ है। ठीक है? उसके बाद फ्रांस की क्रांति के क्या कारण रहे? क्योंकि वहाँ के कारण होने के कोई न कोई कारण रहे होंगे वहाँ क्रांति होने के। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, हर किताबों में, हर जगह आप पढ़ेंगे तो आएगा कि सबसे पहले वहाँ का जो राजतंत्र था वो निरंकुश हो गया। निरंकुश हो गया, वहाँ शाही केवल सिस्टम था, अपने बारे में लोग सोचते थे, आम जनता के बारे में लोग सोचते ही नहीं थे। 1% राजा या राजतंत्र में लोग थे, बाकी 99% लोग आम जनता थे, तो बहुत भारी असमानता थी, वह बिल्कुल निरंकुश हो चुके थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण आता है कि प्रथम वर्ग या उच्च वर्ग में जो लोग थे वह भ्रष्टाचारी हो गए थे। प्रथम वर्ग या उच्च वर्ग के लोग कहीं न कहीं डायरेक्ट राजतंत्र से जुड़े होते हैं, वो राजतंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वह भी भ्रष्टाचारी हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है आम जनता अब जाए तो जाए कहाँ? उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण था, जो वहाँ के राजा थे वह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे थे। मतलब केवल अपने बारे में सोचना, खाना-पीना। आपने सुना होगा कि लुई 16वां राजा उस समय हुआ हुआ करते थे जब फ्रांस की क्रांति हुई, तो लुई 16वें की जो पत्नी थी वह अजीबो-गरीब बयान देती थी।
कि जिसके पास रोटी नहीं है वो ब्रेड खा ले, मतलब इस तरीके की तमाम चीज़ें थी। तो एक वो कारण, और एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये जो दार्शनिकों का प्रभाव बहुत पड़ा। दार्शनिक जो है उन लोगों ने ही, जैसे वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने क्या किया, समाज को जगाने का काम किया कि समाज में व्यक्तियों की शक्ति, मतलब आम लोगों के पास भी शक्तियाँ होती हैं, अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ तो उन्हें स्वतंत्रता से कोई रोक नहीं सकता, समानता उन्हें देनी ही होगी। भ्रातृत्व की भावना अगर आ जाए लोगों में, तो ज़ाहिर-सी बात है तख्ता-पलट हो सकता है और लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण ये 3-4 कारण रहे फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है? अब चलते हैं हम अब लोग अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? औद्योगिक क्रांति। चौथा क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसको दूसरे रूप में भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अगर बड़े में आएगा तो दोनों क्वेश्चन एक ही में कर सकता है, अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो, कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, उसके बाद यह दे देगा कि औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति जो हुई है वह इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति यह इंग्लैंड से शुरू हुई थी, माना यही जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, धीरे धीरे विकास हुआ, जो अब भी हो रहा है। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य गृह उद्योग के स्थान पर यंत्र से चलने वाले कारखाने। कहने का मतलब कि औद्योगिक क्रांति यह कहा गया, माना गया कि जब छोटे छोटे गृह उद्योग हुआ करते थे, कपड़ा बनाने की मशीनें हुआ करती थी छोटी छोटी, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी गृह उद्योग, घरों में सारे काम हुआ करते थे, वह धीरे धीरे बड़े रूप में आने लगे, यंत्र से चलने वाले बहुत बड़े बड़े कारखाने लगने लगे। तो उस समय की इससे शुरुआत होता है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, सामान्यतः यह माना जाता है कि 1770 से 1830 तक इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादन की क्रियाओं में तथा यातायात के जो तरीके में यांत्रिक आविष्कार हुए, ये सब औद्योगिक क्रांति की ही देन है। कहने का मतलब आने जाने का पहले साधन नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, ट्रक बसें नहीं थी, इन सब का जब इजाद हुआ, इन सब के जब यातायात के साधनों का होने लगा, ये सारी चीजें होने लगी जब, तब औद्योगिक क्रांति माना गया है। ठीक है, तो यहीं से माना जाता है कि उद्योग धंधे तेजी से विकास करने शुरू हो गए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं में से सबसे पहले हम लोग इसके 2-3 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है तकनीकी और आर्थिक विशेषताएं। ठीक है, तकनीकी और आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत जैसे पहला मशीनीकरण हुआ, जाहिर सी बात है यहाँ पे बताया गया कि औद्योगिकरण में सबसे बड़ा ये है कि लघु उद्योग छोड़ के धीरे धीरे बड़े बड़े बृहद स्तर पे कारखाने लगने लगे, तो कहीं ना कहीं मशीनीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। उसके बाद ऊर्जा क्रांति हुई। ऊर्जा क्रांति से कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें जैसे आज पेट्रोल डीजल है, वैसे एक समय में कोयला ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत था, भाप इंजन बना, बिजली बना, फिर पेट्रोलियम जैसे पदार्थ धीरे धीरे आने लगे, उससे बहुत तेजी से गाड़ियां चली, हवाई जहाज चले, और इसी से तेजी से विकास हुआ। फैक्ट्री प्रणाली बनी, लोग पहले घर के आसपास काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, लोग फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगे और बृहद स्तर पे उत्पादन होने लगा, जैसे बड़ी बड़ी कपड़ों की फैक्ट्रियां बनने लगी, बड़े बड़े खूब ढेर सारे वर्कर वहाँ काम करने लगे, तो ये फैक्ट्री प्रणाली हो गई। फिर परिवहन एवं संचार व्यवस्था भी सुदृढ़ होने लगा, मतलब परिवहन मतलब आने जाने का साधन जो है तेजी से चलने लगा, हर जगह से जगह, हर शहर से शहर जुड़ने लगे, गांव से शहर जुड़ने लगे, इस तरीके से तमाम परिवहन के साधन आने लगे, संचार व्यवस्था आने लगा, डाक पत्र, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब धीरे धीरे संचार व्यवस्था भी तेजी से बढ़ा। ये सब औद्योगिक क्रांति है, इसीलिए कहा गया है कि यह अब भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग होते हैं, तेजी से वैज्ञानिक अनुप्रयोग होने लगे, मतलब एक तरीके से विज्ञान खूब तेजी से अपने पांव पसारने लगे, बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उसके बाद इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, ये औद्योगिक क्रांति में जैसे सबसे पहला हुआ शहरीकरण। जब उद्योग लगे, उद्योग बड़े बड़े लगने लगे, तो वहां पर जाकर लोग रहने लगे,
जब वहाँ पर लोग रहने लगे तो वहाँ धीरे-धीरे वो शहर बन गया। उसी तरीके से जैसे आप देखेंगे भारत में जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सबसे पहले वहाँ पर एक तरीके से लोगों का सबसे बड़ा-बड़ा वहाँ उद्योग लगा, और जब उद्योग लग गया, तो उद्योग लगने के साथ-साथ वहाँ पर जाकर लोग रहने लगे, और जब रहने लगे तो वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएँ होने लगी। तो उसी से धीरे-धीरे वह शहरीकरण का उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद नए वर्ग बने, ठीक है? नए वर्ग में जैसे पूंजीपति, यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। जैसे पहले इस तरीके का कोई वर्ग नहीं था, क्योंकि जब शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वहाँ पर लोग रहने लगे, तो एक जो है पूंजीपति वर्ग था, ठीक है? पूंजीपति से तात्पर्य यह है कि जो मालिक वर्ग था, और श्रमिक वर्ग से तात्पर्य था जो वहाँ पर काम करने वाले लोग, जो दूर-दूर से जाते थे काम करने के लिए। तो वहाँ पर नए-नए वर्गों का उत्पन्न हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे पारिवारिक संरचना में भी बदलाव हुआ। पारिवारिक संरचना में एक महत्वपूर्ण, चूँकि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पारिवारिक संरचना में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप सीधे यह लिखेंगे, पारिवारिक संरचना में यह परिवर्तन हुआ कि संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार, मतलब सिंगल परिवार, जॉइंट फैमिली की जगह इक्वल फैमिली का प्रचलन बढ़ने लगा। तेजी से लोग गाँव से निकलकर शहरों में रहने लगे, शहरों में अलग-अलग काम करने लगे, और केवल अपने और पत्नी बच्चों के साथ रहने लगे, और घर पे सबको छोड़ दिए। संयुक्त परिवार टूट गया कहीं न कहीं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार टूटने या संयुक्त परिवार टूटने का भी कारण निकल के आया। ठीक है, उसके बाद एक काम और श्रमिक वर्गों का शोषण भी बढ़ने लगा, क्योंकि जब धीरे-धीरे काम मिलने लगे तो तेज़ी से श्रमिकों की संख्या बढ़ी। उसमें फिर धीरे-धीरे बाल श्रम की भी समस्या बढ़ी। ये सब धीरे-धीरे एक समस्या के रूप में हम देखते हैं। ठीक है? फिर राजनीतिक और वैचारिक बदलाव भी हुआ। इसमें नए-नए विचार आए, जैसे समाजवाद। लोग जैसे औद्योगिकरण में क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर लेबर परेशान हो जाते हैं, तब वहाँ पर समाजवाद की कल्पना आई कि समाज में सबको समानता का महत्व दिया जाना चाहिए, सब समान है, सबको महत्व मिलना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति में इतना सारा, यह एक बड़ा क्वेश्चन था, इसमें अक्सर करके बड़े-बड़े प्रश्न आते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक डार्विनवाद। ठीक है, इसको ऐसे ही पूछता है, हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना? डार्विनवाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर जो है, यह जीव विज्ञान के जो डार्विन थे, उनके नियमों को अपने समाजशास्त्र में लागू किया, क्योंकि उन्होंने, एक जीव विज्ञानी थे डार्विन, जीव विज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, उन्होंने सरलता से जटिलता की तरफ का सिद्धांत दिया था। उसी को हूबहू यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में लागू किया है। तो उन्होंने यह बताया कि समाजशास्त्र में मुख्य रूप से जो स्पेंसर हैं, इन्होंने डार्विनवाद को लागू किया है। और डार्विनवाद जैसे उद्विकास सिद्धांत, कभी-कभी इसको उद्विकासी सिद्धांत भी बोलता है, मतलब उद्विकास सिद्धांत का मतलब ये है कि धीरे-धीरे समाज बढ़ता रहता है। अपने स्थिति में हम एक समय जब हमारी प्रजाति, मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ, तो हम उस रूप में, एक बंदर के रूप में, चिंपैंजी के रूप में हुआ करते थे। लेकिन आज हमारा रूप बदला है, और धीरे-धीरे बदल रहा है। हमें हमें इसका आभास नहीं है, लेकिन अगर प्राचीन काल से देखते आएँ तो कहीं न कहीं इसका हमें आभास होगा कि हम एक समय कुछ और थे, आज कुछ और हैं। पहले प्राचीन काल में मनुष्यों को पूँछ हुआ करती थी, अब वो पूँछ खत्म हो गई। हो सकता है आने वाले समय में हमारी शारीरिक संरचना में और बदलाव हो। तो कुल कहने का मतलब ये है कि स्पेंसर का कहने का मतलब ये है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है? उन्होंने इसमें बताया था कि जिस प्रकार जीवों का विकास समानता से विभिन्नता और सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का भी सरलता से जटिलता की तरफ और विभिन्नता की तरफ हुआ है। समाज भी पहले बिल्कुल एकदम सामान्य, सिंपल, सरल हुआ करता था। जैसे बिल्कुल जिस समय समाज की उत्पत्ति हुई, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना रहना सीखने लगे, सीखते सीखते फिर तमाम चीज़ें आने लगी, उसमें
अब जैसे आज के बहुत पहले चले जाएँ तो ना तो मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना तो कंप्यूटर था, ना ही आने-जाने का इतना उचित साधन था, ना लाइट था, कुछ भी नहीं था। तो ये सब बिल्कुल मतलब प्राचीन समय में लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना था, अपना जीवन बचाना था और अपने परिवार के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज केवल खाने और पहनने की ही चिंता नहीं है, आज तमाम चीज़ों की चिंता है। हमारे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। तमाम इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को से जटिलता उत्पन्न होता है। तो इसी को स्पेंसर महोदय कहते हैं कि हमारा समाज भी सरलता से जटिलता की तरफ जाता है। इसी को कहते हैं सामाजिक डार्विनवाद या हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद। ठीक है? स्टूडेंट्स इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित भी करिएगा, अपने सभी भाइयों को, अपने दोस्तों को इसको भेजिएगा भी, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और भी लोगों तक यह कक्षाएँ जाएँ। हम और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँगे आप लोगों के लिए। चूँकि हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे अपने घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से क्लास वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा यह प्रयास है कि आपको किसी न किसी माध्यम से आप आधे 1 घंटे अगर मोबाइल में समय दे के पढ़ लेते हैं, तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स लाने के लायक हो जाएँ, मेरा यह उद्देश्य है। ठीक है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है? इसको दूसरे रूप में भी पूछता है कि आत्महत्या के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हर परीक्षाओं में ज़रूर आएगा और आता भी है यह। ठीक है? अक्सर करके यह प्रश्न आते हैं दुर्खिम के बारे में, या छोटे में या बड़े में, किसी न किसी माध्यम से यह प्रश्न ज़रूर आते हैं। ठीक? यह जैसे है, आत्महत्या के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है? आत्महत्या का सिद्धांत। अब दुर्खिम महोदय ने अपनी एक पुस्तक ही लिखी थी, द सुसाइड। इसमें उन्होंने 1897 में लिखा था। इन्होंने अपने आत्महत्या से संबंधित सारे विचारों को इसमें उन्होंने दिया था। आत्महत्या कोई व्यक्ति क्यों करता है, कैसे उसकी दिमागी क्या स्थिति होनी चाहिए, इस तरीके से। और एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि हत्यारा व्यक्ति नहीं होता, हत्यारा समाज होता है। मतलब सामाजिक उलझनों या सामाजिक जो ताना-बाना बना है, उससे परेशान होके एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस तरीके से उन्होंने, या इसको आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें और आपको समझ में आएँगी। ठीक है? आत्महत्या के कारण क्या बताया गया? आत्महत्या के कुछ महत्वपूर्ण कारण बताया, जैसे मनोव्याधिकी। ठीक है? मतलब व्याधिकी से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो पागल हो या उन्माद हो जाए, या मतलब कोई चीज़ उसके दिमाग या चित्त पे ऐसा चढ़ जाए कि नहीं, हमें यह काम करना ही है, हम कुछ भी हो जाए हम इसको करेंगे। तो वैसे में व्यक्ति कभी-कभी डिस्टर्ब होकर मनोव्याधिकी रूप से वह बीमार हो जाता है और अपने आत्महत्या कर लेता है। एक महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है मनोवैज्ञानिक। ठीक है? कुछ मनोवैज्ञानिक लोग भी, मतलब मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति मन से हार जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है पूरे मनोयोग से से, और उसका काम पूरा नहीं होता है, तो वह कहीं न कहीं उसका मन हार जाता है। आप सुने होंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यही चीज़, मन हार जाता है और वहाँ से कहीं न कहीं 1-2 छोटे कारण निकल के आते हैं, जिससे व्यक्ति आत्महत्या कर लगता है। उसके बाद एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण बताया गया है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या है, कुछ देशों की, कुछ प्रदेशों की ऐसी भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं कि आप देखेंगे सामान्य से ज़्यादा वहाँ पर आत्महत्याएँ होती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसके कारण बताए हैं। और आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह भी अक्सर प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? जैसे पहला है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या मतलब व्यक्ति का अहम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने आत्महत्या कर लगता है, इसलिए ईगो वाला है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी मतलब अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें दूसरों से प्रेरित, या दूसरों की प्रेरणा, या दूसरों की बातें सुनकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और भी चीज़ें हैं, चूँकि देखिए इसमें एक छोटा-सा यह टॉपिक है, और इस टॉपिक पे पूरा 4-4 5-5 पेज का लिखा हुआ मैटर रहता है। एक-एक क्लास खत्म हो जाती है अगर केवल एक
के बारे में चर्चा होती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया जा रहा है। अगर कहीं से मैच ना करे तो आप यह मत सोचिएगा कि अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। बस यह सामान्य रूप से आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन क्लास है। ये आप लोगों को रिवीजन के रूप में बताया जा रहा है कि आप लास्ट टाइम पे सुन लीजिए इसको। तो अगर कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए लिखने के दौरान। ठीक है? तीसरा विसंगति आत्महत्या है और चौथा भाग्यवादी आत्महत्या है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इन चारों में से कभी-कभी चारों एक साथ भी पूछ देता है, कभी-कभी छोटे में 1-2 पूछता है। ठीक है? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ठीक है? यह कभी-कभी क्वेश्चन यह भी आता है कि सत्ता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैक्स वेबर का नाम नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, सत्ता और शक्ति से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपको मैक्स वेबर का नाम ज़रूर लिखना है कि यह सत्ता और शक्ति की अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है। ठीक है ना? सत्ता के बारे में समझाया है इसमें। और सत्ता और शक्ति से तात्पर्य वही है, कहने का मतलब सामान्य रूप से मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि शक्ति उन्हीं लोगों के पास होती है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहार के विरुद्ध प्रभावित कर सके। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसको हम डांटे और वह मेरी बात मान ले, तो वहां पर मेरे पास सत्ता आ गई। उस बच्चे के लिए मैं बहुत सामान्य रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा उदाहरण है नहीं कहीं किताबों में। ठीक है ना? तो कहने का मतलब दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सके। मतलब अगर उस व्यक्ति का कार्य, जैसे जेल में कोई व्यक्ति रहना चाहता है लेकिन नहीं, लेकिन कानून, सरकार, पुलिस अपराधियों को जेल में रखती है। ठीक है ना? तो वो उसके पास उसको वैसी सत्ता मिली हुई है कि वह ऐसा काम करवा सके। ठीक है ना? एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपना और जैसा वह चाहता है वैसा दूसरों से व्यवहार करवा लेना, जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। कहने का मतलब, आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कहते हैं, वह व्यक्ति वह बात को मानने के लिए बाध्य हो, मतलब बाध्य है, तब आपके पास असली सत्ता है, अन्यथा आपके पास सत्ता नहीं है। ठीक है? इसी को कहते हैं मैक्स वेबर सत्ता कि मतलब किसी दूसरों से आप काम करवा लें अपना और वह मजबूरी में करे, उसे करना ही पड़ेगा, आप जो कहेंगे उसी को कहते हैं सत्ता। इसके उन्होंने मुख्य रूप से कुछ प्रकार भी बताए हैं। तो 3 प्रकार है यहाँ पर। पहला है वैधानिक सत्ता या वैध सत्ता, मतलब जिसे वैधता जिसको मिली रहती है। जैसे प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल अपने कॉलेज में जिस तरीके की व्यवस्था कराना चाहेंगे, वह कहीं न कहीं अ, वह वैध सत्ता को प्रदर्शित करेगा। परंपरात्मक सत्ता होता है। परंपरात्मक सत्ता आप देख सकते हैं, जैसे पारंपरिक रूप से किसी आप इसको परिवार में या किसी धर्म या किसी संस्था या किसी मंदिर या कुछ ऐसे चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं कि परंपरात्मक रूप से वह काम वही करते हैं। तो इसलिए उसको परंपरात्मक सत्ता बोलते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण होता है करिश्माई करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। यह अचानक आती है, अचानक से सारी चीज़ों को एकदम उथल-पुथल कर देती है। यह शक्ति में भी आता है और सत्ता में भी आता है, करिश्माई शक्ति। तो कभी-कभी अचानक किसी के पास कुछ अचानक से पावर मिल जाना या अचानक कोई एक तरीके से बड़े संत आ जाना कि पूरे समाज की व्यवस्था को ही एकदम अलग-थलग कर देना या प्रभावित कर देना। तो वैसे शक्ति और सत्ता को हम करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति या सत्ता कहते हैं। ठीक है? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है? ऐतिहासिक भौतिकवाद से क्या समझते हैं आप? और मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ठीक है? कभी-कभी यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा कीजिए, तो आप मार्क्स के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि इसके सिद्धांत के बारे में मार्क्स ने बताया है। जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद हो गया, इसी के साथ आता है एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आता है, उसके बारे में भी चर्चा कार्ल मार्क्स ने किया है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी एक प्रश्न पढ़ा था वर्ग संघर्ष के बारे में, वह भी कार्ल मार्क्स का है। तो कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं जिनका 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा करनी है। मैंने शुरुआत में ही जब बात हुई
क्वेश्चन आया था वर्ग संघर्ष, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ल मार्क्स का एक सिंपल सा फंडा रहता है। आपको समझाने के लिए मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से आपके दिमाग में चला जाए। वह सामान्य रूप से ही मानते हैं कि हर युग में, हर समय में 2 वर्ग रहते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, मालिक वर्ग। तो इस तरीके से जो उच्च वर्ग है हमेशा निम्न वर्ग का कहीं न कहीं शोषण करता है। इसीलिए उन्होंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था कि दुनिया के सभी मज़दूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है, पूरा जहाँ है। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और यहाँ पर भी वो वही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि इतिहास का विकास समाज के परिवर्तन के मुख्य रूप से भौतिक परिस्थितियों और आर्थिक कारकों के उत्पादन जैसे तरीकों और साधनों से होता है। कहने का मतलब कि इतिहास में भी हर जगह आर्थिक कारक को जरूर मानते हैं, मतलब पैसे रुपयों को महत्व देते हैं, भौतिक चीजों को वह जरूर महत्व देते हैं। इसलिए उसकी संस्कृति से है यह बताना है कि आर्थिक आधार उत्पादन प्रणाली की अधिसंरचना राजनीतिक कानून धर्म संस्कृति को निर्धारित करता है। कहने का मतलब जिसकी जितनी अधिक आर्थिक क्षमता होती है उसके कानून, उसके संस्कृति, उसके धर्म उतने ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं हर व्यक्ति के लिए उत्पादन प्रणाली महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन के साधनों पर जिसका वर्चस्व रहता है वही उच्च में चला जाता है, उच्च श्रेणी में। तो इसलिए वह कोशिश करते हैं कि जो हर युग में, मतलब कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि इतिहास में भी भौतिकवाद होता है, वर्तमान में तो है ही। जैसे भौतिकवाद से तात्पर्य ये है कि आगे भौतिकवाद शब्द जानिए अर्थ, कि जो हम जितनी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, घर, ज़मीन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़ी-बड़े घर, मकान, बंगला, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक चीज़ें हैं, जो यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो इसके लिए हर युग में हमेशा लड़ाई रहा है 2 वर्गों के बीच में, ठीक है ना? क्योंकि उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके अपना और वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके लिए काम करके कहीं न कहीं अपना पेट भरना चाहते हैं। और जब पेट भर जाता है तो उसके आगे का भी कुछ सोचते हैं, तो वहाँ पर धीरे-धीरे कहीं न कहीं द्वंद या वर्ग संघर्ष की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नव जागरण क्या है? ठीक है ना? इसमें कई तरीके से नवजागरण क्या है, यहाँ पे हमें लगता है टाइपिंग एरर है। नवजागरण क्या है होना चाहिए, तो नवजागरण के कारण आ गया है। कोई बात नहीं, आप मेन यह देखिए कि नवजागरण क्या है, ठीक है ना? नवजागरण क्या है? नवजागरण मुख्य रूप से आप बिल्कुल शाब्दिक अर्थ के रूप से यह जानिए कि एक तरीके से जागृत होना, पुनर्जागृत होना। तो यहाँ पर पुनर्जागृत से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति से नहीं मतलब है, यहाँ पर पूरे समाज को लेना है कि एक समाज एक स्थिति में था, उस स्थिति से वह धीरे-धीरे बदलकर नवीन चीज़ें देखने लगता है और धीरे-धीरे उसी पर आधारित हो जाता है। जैसे एक समय समाज था बिल्कुल यंत्र-तंत्र रहित, यंत्र से रहित था, मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ या बड़े-बड़े उद्योग नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे जब बड़े-बड़े उद्योग आए, तो लोगों का दिमाग ही बदल गया कि अरे! इतनी ज़्यादा उत्पादन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, हम इतने जल्दी हवाई जहाज़ से आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। जब जो पहले कई दिन लगते थे कहीं जाने में, पैदल जाने में, आज जो है हम मिनटों में में घंटों में पहुँच जा रहे हैं वहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों का जो दिमागी रूप से विकास होता है, दिमाग में हमारे जो पुनर्जागृति की भावना आती है, उसी को कहीं न कहीं नवजागरण कहा जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है, आप इसको चाहिए तो पढ़ भी लीजिएगा। नवजागरण का अर्थ किसी युग में विचार, संस्कृति और व्यवहार के स्तर पर एक नई गहरी चेतना या जागृत उदय, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर तर्क, समानता और नवीन ज्ञान, विज्ञान, कला को अपनाता है। ठीक है ना? मतलब नई-नई चीज़ों को अपनाता है, इसे अंग्रेजी में रेनेसां भी कहते हैं। पुरानी चीज़ों को धीरे-धीरे छोड़ता है और नई चीज़ों को अपनाता है और इसी अपनाने के दौरान ही तमाम चीज़ें होती रहती हैं उसमें, तो इसी को हम कहते हैं नवजागरण। ठीक है? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक एकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, सामाजिक एकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, फिर यांत्रिक एकता एवं स्वाभाविक एकता के मध्य अंतर बताइए। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए, सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडेरिटी या यांत्रिक एकता, सामाजिक एकता, स्वाभाविक एकता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और उसके बाद है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इन सब की चर्चा दुर्खीम, एक समाजशास्त्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, दुर्खीम महोदय ने की है। ठीक है ना? इसके बारे में वो बताते हैं, जैसे सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्री साहित्य में दुर्खीम का एक इनका योगदान रहा है। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार समूह का विकास उनकी एकता सुदृढ़ता में निहित है। मतलब समूह का विकास होता है और लोग धीरे धीरे जहाँ पर उत्पन्न होते हैं वह धीरे धीरे सुदृढ़ एकता से सुदृढ़ होते हैं। ठीक है ना? यह एक सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति व्यक्ति इसी एकता का अंग है। क्योंकि आप जाहिर सी बात जानते हैं, हम जिस जहाँ पे रहते हैं वह कहीं न कहीं एक तरीके का एकता, चाहे भाषाई एकता हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, यह सब एकता को प्रदर्शित करते हैं। एकता के साथ-साथ भिन्नता भी प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा आगे। ठीक है? समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता दोनों समाज में एकता को उत्पन्न करती है। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार से है। चूँकि अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 जगह, 2 क्षेत्र, 2 भाषा समूह, 2 धर्मों में अगर पैदा होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वह उनका सब कुछ अलग-अलग होगा। वो कहीं किसी के लिए एकता में बंधे हैं, तो कहीं उनके कहीं विपरीत भी है। ठीक है ना? अ, तो और इसको इन्होंने 2 भागों में बताया था, यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता। अब हम चलते हैं अपने यांत्रिक एकता के बारे में, देखते हैं कि इन्होंने यांत्रिक एकता के बारे में क्या बताया है। ठीक है? यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यह सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएँ एक एकता का आधार है। समाजों में लोगों की परिस्थितियों और भूमिकाओं और विश्वास, जीवन शैलियों में मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से दुर्खी महोदय कहते हैं कि जो यांत्रिक एकता है, कहीं न कहीं आदिम समाज को या प्राचीन समाजों को प्रदर्शित कर रहा है, ताकि सब लोग एक तरीके से सोचते थे। उनके विचार एक होते थे, उनके विश्वास एक होते थे, उनकी जीवन शैली एक होती थी, उनकी मानसिकता एक होती थी, वह समाज के प्रति जो उनका सोच था वह सब कुछ एक जैसा होता था, इसीलिए वह यांत्रिक रूप से एक तरीके से एक हुआ करते थे। उसी को कहते हैं यांत्रिक एकता। और वहाँ पर जो कानून भी था वह दमनकारी कानून था। मतलब वहाँ पर जैसे को तैसा वाला कानून चला करता था, कि मतलब किसी के ज़रिए अगर किसी का हाथ कट गया है किसी कारण से, उसका उद्देश्य कुछ भी हो, इंटेंशन कुछ भी हो, यह मायने नहीं रखता। अगर उसका हाथ कटा है, अगर किसी को बचाने में ही अगर उसका हाथ कट गया, तो फिर जिसके जिससे उसका हाथ कटा है उसको भी उस हाथ को काटना होता था। वो पहले दमनकारी कानून में ये था। ये थी यांत्रिक एकता की व्यवस्था। अब दूसरा है इसी में सावयवी एकता। ठीक है ना? सावयवी एकता मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। यह कहीं न कहीं दुर्खिम की जो आधुनिक समाज की बातें हैं, आधुनिक समाज में जो चल रहा है उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है ना? जैसे यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित एवं औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों का प्रावधान है। कहने का मतलब जो स्वाभाविक एकता है वह कहीं न कहीं आधुनिक समाज को प्रदर्शित कर रहा है कि आधुनिकता में जो है आधुनिकता में तमाम चीज़ें जटिल हैं, यहाँ का विकास, औद्योगीकरण, ये सब अलग-अलग तरीके से चलती है। और यहाँ का कानून जो है प्रतिकारी कानून, मतलब इंटेंशन, इरादा देखा जाता है। मतलब तुरंत ही किसी प्रकार का फैसला नहीं किया जाता है। कोर्ट है, उसके लिए वकील हैं, चर्चा पर चर्चा होगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और है कि आधुनिक समाज में या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है, कभी-कभी यह भी आता है कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण क्या है? तो सामान्य रूप से यह जान जाइए कि प्राचीन समाज में सारे लोग सारे काम कर लिया करते थे। मतलब उसमें यांत्रिक एकता में, और जो स्वावयवी एकता में है, इसमें क्या हुआ, एक ही काम को जब लोग करते-करते इतना अभ्यस्त हो गए कि उसी में स्पेशलाइज़्ड हो गए, स्पेशल हो गए। तो इसी और यहाँ पर श्रम विभाजन हो गया।
कामों को बाँट दिया गया और कामों को जब बाँट दिया गया तो एक ही काम करते-करते एक व्यक्ति उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो गया। ठीक है? जैसे आपने डॉक्टर के बारे में सुना होगा, पहले वैद्य हुआ करते थे, हर मर्ज़ की इलाज कर देते थे वो। लेकिन आज क्या है, हर चीज़ के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, उसी को कहते हैं विशेषीकरण। एक्सपर्ट होते हैं, कोई नाक कान गले का एक्सपर्ट, कोई हड्डी का एक्सपर्ट, तो इस तरीके के एक्सपर्ट को ही विशेषीकरण कहते हैं। इस तरीके से हमारा यह भी प्रश्न समाप्त हुआ। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को जो चीज़ें न समझ में आता हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यह नहीं समझ में आया, इसको फिर से बताइए या इस पे अलग से एक लेक्चर बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा उसके लिए। और जो-जो भी टॉपिक पे आपको काम कर जानना है, उसके बारे में आप लिखेंगे तो हम ज़रूर बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यह कभी-कभी केवल यही प्रश्न आ जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत की चर्चा करिए। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सामान्य रूप से दिमाग में डाल लीजिए कि प्रतीकों के माध्यम से हमें जो समझते हैं या समाज हमें जो समझाना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पर मीड महोदय ने चर्चा किया है। ठीक है, मीड महोदय कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक अ, तरीके से समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। इनके अध्ययन को सूक्ष्म या लघु अध्ययन में रखा गया है। इनका जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, इंटरैक्शन, ठीक है? यह क्या-क्या कहते हैं इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। यह कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह बताता है कि व्यक्ति भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा सेल्फ या मतलब स्वयं और वास्तविकता रियलिटी का निर्माण करते हैं, जिसमें मैं, आई और मुझे की अवधारणाएं शामिल हैं। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति सामाजिक अर्थों और भूमिकाओं के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं और समाज को समझते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब एक व्यक्ति जब आई और मी के बीच में चलता है, कभी-कभी आप देखते होंगे, आप मन में सोचते हैं कि ये मुझे यह मिल जाता, मेरा ये हो जाता, मुझे ये ऐसे हो जाता। तो यहाँ पर आप जो व्यक्ति मन से, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया भी है, स्व, उनके चूँकि 2-3 इनके पॉइंट होते हैं, ये बहुत बड़ा इनका थ्योरी है, बहुत सिद्धांत कम से कम बीसों पन्नों में है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे में मैं समझाने और बताने का कोशिश करूँगा। जैसे सेल्फ, स्व, मीड के अनुसार स्व जो है यह जन्मजात नहीं होता, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक तो उसे कुछ मालूम ही नहीं होता है कि उसे बस इतना मालूम है कि भूख लगेगी तो वह रोएगा और उसकी माँ उसको दूध पिला देगी, फिर वह चुप हो जाएगा। माँ को देखेगा, हँसेगा, बस जिसको जानता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वह बड़ा होगा, उसे यह समझ में आएगा, धीरे-धीरे समझेगा कि जब हम रो रहे हैं तो मुझे दूध मिल रहा है। तो इस तरीके से उसकी धीरे-धीरे जो है समाज में निरंतरता, उसके संवाद बढ़ने लगते हैं, वह फिर धीरे-धीरे बोलना सीखता है। यही सारी चीज़ें, ये स्व होता है। उसके बाद दूसरा प्रतीक है। प्रतीक मतलब हाव-भाव, संकेतों के द्वारा सामाजिक अर्थों को व्यक्त करना। जैसे कोई व्यक्ति को गुस्सा को प्रदर्शित करना है तो मुँह का भाव कैसा रहता है? हँस रहा है व्यक्ति, खुश है तो उसके चेहरे का भाव कैसा है? ये सब प्रतीकों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है ना? उसके बाद ये है सामान्यीकृत अन्य है, जनरलाइज़ अदर, मतलब कि यह समाज में उन सामान्यीकृत दृष्टिकोणों और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें व्यक्ति अपनी भूमिकाओं और व्यवहार को समझने के लिए आत्मसात करता है। मतलब एक दूसरे व्यक्ति की बातों को क्यों समझता है, क्यों सुनता है, वह कहीं न कहीं उसको आत्मसात करता है। ठीक है? उसके बाद चौथा है सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। वास्तविकता कोई निश्चित चीज़ नहीं होती, लोगों द्वारा यह समझा गया है, किए गए हैं कि अर्थों में प्रतीकों के माध्यम से लगातार बनाई जाती है और जो आज सच है, वह कल बदल भी सकता है। मतलब कि आप जब आई में हैं और मी, आई और मी 2 कॉन्सेप्ट है, आप इसको बड़े में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बताने का कोशिश किया जा रहा है कि जब आप कोई चीज़ बचपन में रहते हैं, बचपन में जितनी चीज़ें आप सोचे रहते हैं और फिर आप धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो देखते हैं वास्तविकता कुछ तो कुछ और ही है।
तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है। यह कैसे काम करता है थोड़ा इसके बारे में भी है। जैसे यह लोग एक दूसरे से बातचीत करके बात करते समय प्रतीकों हाव भाव का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है तो उसके प्रतीक अलग है, खुशी में बात कर रहा है तो उसके प्रतीक अलग समझ में आएंगे। ठीक है, इन प्रतीकों के अर्थ पर बातचीत होती है जिसमें अर्थों का निर्माण और संशोधन होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का विरोध कर रहा है तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया जो है धीरे धीरे सामाजिक भूमिका निभाते हैं लोग। और इसमें कुल मिलाकर आप बस यह समझिए कि मीड कहना यह चाहते हैं कि मनुष्य प्रतीकों के माध्यम से अंतः क्रिया करके अपनी वास्तविकता और खुद को आकार देते हैं, जिससे मानव व्यवहार को सूक्ष्म स्तर पर समझा जा सकता है। मतलब बिल्कुल छोटे स्तर पर व्यक्ति को समझने के लिए, व्यक्ति की मानसिकता समझने के लिए, व्यक्ति की सोच समझने के लिए कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं। उसी प्रतीकों और सिंबल के माध्यम से हम उस व्यक्ति को समझते हैं और उसी व्यक्ति के आधार पर धीरे धीरे हम वहाँ के समाज को भी समझने में हमें मदद मिलती है। यही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्फ्रेड पैरेटो के तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें हम यह देखते हैं पैरेटो का जो तार्किक और अतार्किक क्रियावाद कहीं कहीं सामाजिक क्रिया सिद्धांत भी पूछता है कि पैरेटो का सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इसको समझने के लिए हम पैरेटो के तार्किक अतार्किक क्रियावाद को समझते हैं। इसको लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पैरेटो ने पूरे समाज में जितनी क्रियाएं होती हैं उसको वह दो भागों में बांट दिया है मुख्य रूप से, एक तार्किक क्रियाएं और एक अतार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाओं को एक तरीके से इन्होंने ऑब्जेक्टिव या वैयक्तिक ऑब्जेक्टिव कहा है और अतार्किक क्रिया को सब्जेक्टिविटी कहा है। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिविटी में वहाँ पर वैज्ञानिकता लागू होती है और जो अतार्किक क्रिया है वहाँ पर अवैज्ञानिकता लागू होता है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जो तार्किक क्रिया है वह कहीं न कहीं वैज्ञानिक होता है। ठीक? मतलब वैज्ञानिक से मतलब कि समाज में जो क्रिया जिस रूप में हुई रहती है, उसी रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है। समाज में जिस भी प्रकार की क्रिया हुई है, उसको हूबहू उसी रूप में प्रस्तुत कर देना ही होता है तार्किक क्रिया, वैज्ञानिक क्रिया या ऑब्जेक्टिव इस तरीके से प्रदर्शित होता है। और जो अतार्किक क्रिया है मतलब सब्जेक्टिव है, उसमें जब बताने वाला व्यक्ति कुछ अपने से चीजें जोड़ देता है, उसके साथ चाहे संवेदना जोड़ दे, चाहे भड़काऊ चीजें जोड़ दें, तो उसको हम सब्जेक्टिविटी में डाल देते हैं, अतार्किक या अवैज्ञानिक कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि अगर एक जगह चोरी हुई तो किसी व्यक्ति ने कहा कि चोर ने चोरी किया, तो यह बिल्कुल यह बात सत्य है कि किसी चोर ने चोरी किया। यह वैज्ञानिक हो गया, सब्जेक्टिव हो गया और यह तार्किक क्रिया हो गई कि चोर ने चोरी किया। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें यह जोड़ दे, दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरी जगह बताने वाला कि चोर ने चोरी किया लेकिन मजबूरी में किया, उसके उसके बच्चे भूखे थे, उसकी पत्नी बीमार थी, तो ये जो है यहाँ पर वैषयिकता जुड़ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जुड़ जाएगा, यहाँ पे अतार्किकता जुड़ जाएगा। तो यही पर इसको हम कहते हैं सामाजिक क्रिया के दो भाग इन्होंने किए, जिसमें एक तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत। आर के मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत ऐसे भी आता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है मध्य अभिसीमा सिद्धांत क्या है समझाइए, या फिर पूछ देगा मिडिल रेंज थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी क्या है। तो इन तीनों का उत्तर एक ही लगभग है और इसके देने वाले इस सिद्धांत को भी एक ही हैं, आर के मर्टन महोदय हैं। ठीक है ना,
इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में 1957 में इस पूरे सिद्धांत की चर्चा की थी। मध्य अभिसीमा सिद्धांत या मध्य स्तरीय सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरी, इसके बारे में बताया था आर के मर्टन महोदय ने। इसमें इन्होंने क्या बताया था, यह बताने की यह कोशिश करते थे कि समाज में मुख्यतः दो पद्धतियां लोकप्रिय थी, ठीक ना। एक जो है विस्तृत अध्ययन पद्धति माइक्रो, और दूसरी लघु माइक्रो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक तरफ बृहद सिद्धांत हुआ करता था। बृहद सिद्धांत से तात्पर्य यह था, जो आप देखते हैं दुर्खीम का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, इन लोगों का सिद्धांत पूरे समाज पे लागू होता है, पूरे पूरे समाज पर लागू होता है, और उसको बृहद सिद्धांत बोलते हैं, मैक्रो थ्योरी बोलते हैं। और उसके बाद जो लघु सिद्धांत या सूक्ष्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये जैसे अभी आपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात की मीड ने, उसे कहते हैं लघु या सूक्ष्म सिद्धांत। मतलब बिल्कुल छोटे सिद्धांत जो किसी एक व्यक्ति से शुरू होकर समाज तक जाता है, ठीक है। तो मर्टन महोदय यह कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हमें न तो बहुत बड़े सिद्धांत की जरूरत है और न तो हमें बहुत छोटे सिद्धांत की जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ना, मध्य अभिसीमा सिद्धांत न तो सामाजिक व्यवस्था में सब कुछ समेटने वाले अथवा संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होते हैं, और न ही संभवतः बृहद पर बुद्धि पर आधारित सिद्धांत, मतलब कॉमन सेंस थ्योरी। मध्य अभिसीमा सिद्धांत सिद्धांतकर्ता मध्य मार्ग को अपनाते हुए सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मध्य स्तरीय सिद्धांत जो है न तो बहुत बड़े सिद्धांत की चर्चा करना चाहता है, न तो बहुत छोटे सिद्धांत का, एक मध्य मार्ग को चलना चाहता है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं कि मर्टन महोदय ने किसी प्रकार के मध्य स्तरीय सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है, बस उन्होंने बताया है कि मध्य स्तरीय सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल मिलाकर लगभग 13 प्रश्नों का यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी यह मेरा शुरुआती दौर है, अभी बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा वीडियो बना के आप लोगों तक प्रस्तुत किया जाएगा। और चूँकि यह पूरे 6 महीने के कोर्स को 1 घंटे के अंदर समेटने का प्रयास किया गया है, इसलिए वीडियो का थोड़ी बड़ी है। आप इसको देखें यहाँ तक, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका अच्छा नंबर आए, आप जीवन में अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।